मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह में आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज सवाल से, और सवाल ये है, ये मौसम कौन सा है? पाकिस्तान में ये इलेक्शंस का मौसम है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। बात करेंगे आज से इलेक्शंस की, और जब बात है इलेक्शन की तो हम कहते हैं कि वोट आपको देना है पाकिस्तान के लिए, वोट आपको देना है तालीम के लिए, सेहत के लिए, खुशहाली के लिए, सफाई के लिए, तरक्की के लिए आपको वोट देना है। बिल्कुल। और मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में सिर्फ और सिर्फ आज को मिलाकर देखा जाए तो 70 दिन बाकी रह गए हैं, और ये इलेक्शन पाकिस्तान का और आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली। इंतखाबात की जब बात करते हैं, जमहूरियत का हुस्न है इंतखाबात, अवाम की ताकत है इंतखाबात, और हम सबको क्या करना है, अपने अपने हलकों में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को चुनना है। बेहतरीन उम्मीदवार, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। वो क्या है, वो कौन है? वो वही हो सकता है जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचेगा, अपने जाती मुफाद के लिए नहीं सोचेगा। और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है वोट देते हुए कि आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आप जिस भी उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, क्या पाकिस्तान की मुस्बत मुस्तकबिल के लिए सोचा जा रहा है। और यकीनन अगर वो सोच रहा है तो उसके बाद आप उसको वोट जरूर देंगे। ये फ़र्ज़ भी है और ये हक भी है आपका। सादी सी बात है, हम से पाकिस्तान, ये हमारी कैंपेन भी है, हम से पाकिस्तान। और जब बात है हम से पाकिस्तान की, तो ये हमने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, और ये हमारे से ही डिसाइड होगा, हमारी वोट की ताकत से डिसाइड होगा। अगले 5 साल के लिए जो चुनाव हमने करना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो फैसला करना है, और इसीलिए अपने घर से निकल कर वोट देना ये हम पे फ़र्ज़ भी है, और हमें इस पर एडवोकेसी भी करनी है अपने आसपास लोगों की कि आपको निकल कर वोट देना है। वोट की ताकत से पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नाउमीद बिल्कुल नहीं होना। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि नहीं, हम नाउमीद हो चुके हैं, कोई भी मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकता, और बहुत से लोग वोट नहीं दे रहे होते। लेकिन ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फर्ज है कि आपने वोट जरूर देना है, वोट को रजिस्टर जरूर कराना है, अपने इर्द गिर्द लोगों को मोटिवेट करना है, और सबको यही कहना है। हर एक की अपनी चॉइस है, हर कोई अपने लिहाज से देखेगा किसने किसको। एक वो कहते हैं ना कि हमने एक बर्दाश्त जरूर रखना है, टॉलरेंस जरूर रखनी है, हर किसी की राय का एहतराम हमने जरूर करना है, क्योंकि हमने जो इनटॉलरेंस देख रखी है अपनी सियासत में, वो अवाम में इंटॉलरेंस नहीं आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की वजह से। हमने ये देखना है सिर्फ और सिर्फ कि पाकिस्तान के लिए कौन सोच रहा है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कौन बात कर रहा है। आपके नजदीक जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा, आपने उसको वोट देना है। और जब बात है हम से पाकिस्तान की, तो हम से पाकिस्तान के थ्रू आपको, हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स के थ्रू, हम इलेक्शन से जुड़ी हर खबर पहुंचाएंगे। गैर जानिबदार कवरेज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हम न्यूज़ पर, यानी पल पल की खबर जिससे आपको रखेंगे हम बाखबर। और हम न्यूज़ की इंतखाबात के लिए होने वाली जो तैयारियां हैं, जो सियासी जमातों के जोड़ तोड़ हैं, जो मेल मुलाकातें हैं, जो छोड़ गए वो किस जमात में चले गए या वो क्या कहते हैं, ये सब बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा, यानी डी डे, उस दिन फौरी और दुरुस्त नताइज आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं हम हैं पाकिस्तान। ये तो बात होगी ओवरऑल एक मौसम की जिसमें हम हैं, तो जरा हम से पाकिस्तान की बात तो हुई। अब जरा बताएं कि हमारे ही पाकिस्तान में अब दूसरा मौसम, यानी सर्दी का मौसम कहाँ ज्यादा अभी आपको बताते हैं। एक तो इलेक्शंस का मौसम है, लेकिन आज पाकिस्तान का मौसम कैसा है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान का मौसम अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो खुशगवार हो ही चुका है। इस्लामाबाद की बात करेंगे, कम से कम 10 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 12 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 15 ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 11 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 1 ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस्लामाबाद और लाहौर में बादल छाए हुए हैं। कराची में भी थोड़े थोड़े से बादल छाए हुए हैं। मौसम खुशगवार है और ठंड आ नहीं रही बल्कि ठंड आ चुकी है। कल बारिश हुई थी आपके इलाके में? थोड़ी थोड़ी, शायद मैं सो रही थी। मैंने सुना है कि सुबह सुबह बारिश हुई थी, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर बारिश हुई है और मौसम जो है वो खुशगवार हुआ है। हाँ। अच्छा जी, आज एक टास्क हमें देना है, आपको देना है। वो टास्क मैं और सबीन आपस में भी एक दूसरे को देंगे। वो टास्क ये है कि जरा उठाइए एक पेपर, उस पेपर पर आपने 3 लाइंस लिखनी है। कुछ भी लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में लिख सकते हैं, whatever comes in your mind just write it down।
पेन इट डाउन। 3 लाइंस आपने लिखनी है एक सादे पेपर पे। अच्छा, कोई लाइंस वाला पेपर नहीं, सादा पेपर लेंगे। 3 लाइंस आप इस पर लिखेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने 3 गोल दायरे बनाने हैं। इसके बाद 3 आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है और 3 आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। अपने हिसाब से सादे पेपर पे जहां पर आपका दिल चाहे 3 जुमले लिखिए, 3 सर्कल्स, 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उसके बाद तस्वीर क्लियर खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दें। ये टास्क मैंने क्यों दिया? ये टास्क आपने इसलिए दिया क्योंकि आज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हमारे पास आ रहे हैं और वो बताएंगे, क्योंकि एक रिसर्च हमने पढ़ी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों की राइटिंग गंदी होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, वो टैलेंटेड इसलिए होते हैं, ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। उसके बाद आपने उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है? मैंने गंदी राइटिंग में फोकस किया था। अच्छा, फिर ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि उनका वजह ये होती है, वो बताते हैं कि उनके हाथ जो है वो उनके दिमाग में नहीं, उनका दिमाग जो है वो उनके हाथ से तेज चलता है, तेज चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये कहा जाता है वो लोग बड़े टैलेंटेड। अच्छा, ये एक रिसर्च सामने आई थी, लेकिन जो आपकी हैंड राइटिंग है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बताती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आपकी पर्सनालिटी में ठहराव है, आपको कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो आज आपकी पर्सनालिटी का एनालिसिस करेंगे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। लेकिन उसके लिए जैसे शुएब ने आपको बताया है कि आपने 3 एक प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर क्लियर आपने 3 लाइंस लिखनी है, मतलब 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। 3 सेंटेंस इंग्लिश में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में आपने लिखने हैं। और उसके बाद आपने गोल दायरे लगाने, 3 सर्कल बनाने, और उसके बाद आपने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस बनाकर हमें भेज देनी है। और साथ में अपना नाम भी ज़ाहिर आप जरूर बताएंगे, और साथ में हमारे जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होंगे वो हम बताएंगे, आपकी पर्सनैलिटी से मुताबिक बताएंगे। बस आपने सादा पेपर लेना है, लाइंस वाला पेपर नहीं लेना। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। थोड़ी बात सियासी कर लेते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने अब तारीख दी गई है 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएगी, और इस इंतखाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर इंतखाब होना है, चुनाव होना है, और इमरान खान उसका हिस्सा नहीं होंगे। ये फैसला इमरान खान साहब ने कर लिया है। और अब लेट्स सी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौन होंगे। बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आ रहा है कि वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन उसके अलावा भी कोई उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उम्मीदवार इस वक्त जो नामजद किया गया वो उनका नाम नामजद किया गया है, बट आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल जी। बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं। रात गए ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम रवाना हुई है। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी स्क्वाड है। बरासत दुबई सिडनी पहुंचेगा। इस स्क्वाड में 13 ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, और ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है। पहला टेस्ट होना है 14 दिसंबर को, पर्थ में खेला जाएगा। और टीम की रवानगी, अच्छा मुझे ट्रैक सूट्स बहुत अच्छे लगे हैं, अच्छा लग रहे हैं, ग्रे कलर के हैं। ग्रीन कलर है, थोड़ा डिफरेंट सा शेड है ग्रीन का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ट्रैक सूट। तो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान जिस टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद हफीज का इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। ओके ठीक है, सबका इम्तिहान है जो जुड़ा है इस फैसले से, सबका होता है, बट ऑब्वियसली अब जब चेंजेस आती हैं तो जो नए लोगों की भर्तियां ऑब्वियसली उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद भी होती है, और फिर ये देखा भी जा रहा होता है कि वो क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो शादी की अंगूठी होती है, अच्छा वैसे हमारे यहाँ तो इतना शादी की अंगूठी का उस तरह से रिवाज नहीं होता, जैसे एंगेजमेंट रिंग का चलो रिवाज हो रहा होता है, लेकिन अमूमन उस तरह से नहीं होता। लेकिन अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर जो वेडिंग रिंग होती है वो बड़ी मायने रखती है। तो ख़वातीन के लिए भी ज़ाहिर है, काफ़ी मर्दों के लिए भी वहाँ पे वैसे रखती ही है। अगर जब ऐसा हो कि आपकी वेडिंग रिंग जो है वो टनों कचरों में गिर जाए, मतलब 1 टन कचरे का है और उसमें वो खो जाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? मोल मिलना तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, लेकिन ये मिल जाए तो मौजज़ा कहेंगे, मिल जाए तो मौजज़ा कहेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा जी, ये मौजज़ा अमेरिका में सैनिटेशन वर्कर्स ने दिखाया है, और उन्होंने एक खातून की गुमशुदा मैरिज रिंग तलाश करने के लिए इतना ढेर सारा जो कचरा था, 20 टन कचरा था, उसको उन्होंने कंघाला है ऑब्वियसली, और उसमें से उन्होंने 2 घंटे के बाद वो रिंग तलाश करके उस खातून को वापस दे दिया। हालांकि हुआ क्या था, सिर्फ उस खातून ने टेलीफोन किया और न्यू हैम्पशायर में सैनिटेशन वर्कर्स को, और कहा कि रिंग मेरी खो गई है, शादी की रिंग है, गलती से कचरे में फेंक दी थी। अब वो ज़रा कचरा जब उस टन कचरे में पहुंचा जहाँ पे ऑलरेडी कचरा था, तो सैनिटेशन वर्कर्स गलती से गिर गई होगी। सब्जी काटते हुए मैं भी साथ गिर गई हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए सैनिटेशन वर्कर्स का काम देखिए शुएब कितना जबरदस्त था कि वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने उनको दे दी रिंग। चलिए खुश हैं। बढ़ते हैं आगे, जापान की बात करते हैं। जापान का साहिल यहाँ पर वाकई जजीरा जिसका आतिश फशा फट पड़ा है, जिसके शोले, धुआं, राख और चट्टाने यानी पत्थर फ़ज़ा में तकरीबन 200 मीटर तक बुलंद हुए हैं।
आतिश फिजा फटने के वक्त रिकॉर्ड की गई वीडियो में देखा जा सकता है राख और चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो सैकड़ों मीटर बुलंदी पर जाने के बाद नीचे समंदर में इर्द गिर्द बिखर जाते हैं। आतिश फिजा फटने का वाक़या 23 नवंबर को पेश आया था, ताहम इसकी वीडियो अभी रिलीज़ की गई है और खौफनाक मंजर से भर ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वक्त जो नज़र भी आ रहा है, जो मनाजिर हम दिखा भी रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं, वो वाकई बहुत ही खतरनाक है। बड़ा AI जनरेटेड सा लग रहा है, AI जनरेटर से, लेकिन इट्स Real रियल है, ना, yeah, इट्स रियल। मतलब आप अमूमन आप देख के आपके शायद के फेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही है नेचुरल प्रोसेसेस जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी। पढ़ते हैं आगे। नॉर्वे से खबर है। नॉर्वे का एक एडवेंचरिस्ट है और इसने अनोखी एक मुहिम की है। ग्लेशियर में बनी बर्फानी नदी में कश्ती रानी इन्होंने की है। 20 फीट ऊंची आबशार से डाइव भी लगाई है। ये आपको दिखा, वैसे इट्स ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, शौक का कोई मोल नहीं है। जब आपने कहा तो हम तो हैं ही खतरों के खिलाड़ी और हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो खतरों को मोल लेना है, ये वही वाले काम हो जाते हैं जो आप करना शुरू कर देते हैं। इनकी अम्मी ने कुछ नहीं कहती, ये क्या करने जा रहे हो? कहती होंगी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, वाकई में। अच्छा, काफी एंगल से वीडियो शूट हुई है। वेरी स्कैरी, क्या बात। लुक एट दैट। अच्छा, हाइट देखें आप सिर्फ, yes. ये देखें और कैसे, ये तो मैं कहूँगी जंप लगाई है, स्लो मोशन भी है। हाँ, तकरीबन जंप ही है। एग्जैक्टली। वाओ। चले बढ़ते हैं आगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। तंजानिया एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एक ग्रुप है और एक ही दिन में 2 बार हादसे का शिकार हुआ है। तंजानिया के एयरपोर्ट पर छोटे तैयारे की लैंडिंग गियर में खराबी के बायस क्रैश लैंडिंग हुई। मुतासरा तैयारे के मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाने के लिए दूसरे तैयारे में सवार किया गया, लेकिन वो भी रनवे पर फिसल गया और इमारत से टकरा गया। यानी ये मुसाफिर खासे अनलकी थे कल। हाँ, लेकिन लकी इस तरह से रहे कि तमाम मुसाफिर महफूज भी रहे। किसी भी किस्म का कोई भी जानी नुकसान या मतलब माली नुकसान तो ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन जानी नुकसान किसी को नहीं हुआ, मतलब कोई जख्मी भी नहीं हुआ। मुझे मेरा एक सवाल है, अगर एक तैयारे पे गए वो तैयारा हादसे का शिकार हो रहा है, दूसरे पे बैठे वो भी हादसे का शिकार, ठीक है बच के, लेकिन अनलकी है कि लकी है? दोनों चीजें साथ साथ कही जा सकती हैं कि अच्छा दिन नहीं था और ऑब्वियसली मुआवजा है कि वो बचे। बिल्कुल ऐसे 2 बार। बढ़ेंगे आगे। अर्जेंटाइन से खबर है जहां पर एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है और अर्जेंटाइन के एक मारूफ कारोबारी शख्सियत और एक साबिक पायलट हैं, वो वहां पर उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे अलॉन्ग विद अदर पैसेंजर्स। ख़तरनाक हादसा एक कस्बे के करीब दरियाए पराना में पेश आया है और हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 5 अफराद सवार थे, जिनमें 4 मुसाफिरों को ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो साबिक पायलट थे वो ज़िंदगी की बाजी हार गए और क्रैश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि हेलीकॉप्टर को दरिया में गिरते हुए देखा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची से खबर है। एक बार फिर एक ऐसी खबर है जिसने एक धब्बा लगाया है हमारी पुलिस की वर्दी पर। पुलिस की एक और मुबैना डकैती का ये वाक़या सामने आया है। इस मरतबा एहलकारों ने अपने ही साबिक अफसर का घर लूट लिया है। बल्दिया का इलाका है सईदाबाद। यहाँ पर रिटायर्ड पुलिस अफसर ने दावा किया है कि उनके घर पुलिस एहलकार सादा लिबास में आते हैं और ताल्लुक CTD से बताते हैं, अहले खाना को यरगमाल बनाते हैं और घर से 4 तोला सोना लूट के ले जाते हैं। CTD ने वारदात में मुलविस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मजीद 3 एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और शुएब, इस तरह की खबरें देखें मुसलसल सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने खबर साहब, अभी वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ऑब्वियसली, वो पूरा केस भी, और रिश्वत वाला भी केस सामने आया क्रिकेटर्स के साथ। और लेकिन उससे पहले जो पुलिस पुलिस खुद से मुलविस थी उस पूरी वारदात में, उसकी भी तहकीकात अभी भी तहकीकात हो रही है। उसके बावजूद जो है कोई खौफ ही नहीं है किसी भी किस्म का। शायद सिस्टम से एतबार उठ गया सबका, जो कि नहीं उठना चाहिए। ये आपका सिस्टम है, आपका पाकिस्तान है, आप हमारी अपनी पुलिस है। अब समझ नहीं आती जब पुलिस की ऐसी बात हो, हमारे अपने इदारे हैं, हम किस तरह से वो खबरें शेयर करें। लेकिन ये फैक्ट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं अवाम के सामने रखना बहुत जरूरी है। तो सबीन, कराची वाले डाकुओं से बचें या पुलिस से बचें? दैट्स द पॉइंट कि वो करें क्या। आप हमेशा बात करते हैं कि पुलिस मुहाफिज है। ऑब्वियसली 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमारे बहुत सारे पुलिस एहलकार ऐसे भी हैं जो कि काम भी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान जब इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, काली भेड़ें ऑब्वियसली, ये जब इसके अंदर मुलविस होती हैं तो वो पूरे इदारे के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, दीगर सेगमेंट शामिल करेंगे, साथ रहिए।
नून लीग को इलेक्शन से कबल बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया और उनकी 11 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी है। जबकि नैब की बात करें सबीन, तो फ्लैगशिप रेफरेंस में भी उनकी बरत के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली गई है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें इत्तेहाद की बात करें तो नून लीग एमके पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में यानी जो अहम तीसरी नशिस्त हुई तो फैसला किया गया कि सिंध में तमाम इत्तेहादी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और हर हल्के से नून लीग, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा इनका। और दोनों जमातों ने मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तफाक कर लिया है। इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब मौजूद हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ, कल अदालतों से रिलीफ इलेक्शन के लिए क्या फील्ड रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है या अभी और रुकावटें भी कुछ बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन बीबी। देखिए, हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और है कि नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो बेबुनियाद, झूठे और बोगस केसेस थे और तब भी नैब कोई एविडेंस नहीं पेश कर सका और इसी बुनियाद पर फिर वो मजबूरन उसके जो लोग थे जो नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक उकामा की बुनियाद पर चलता किया, फारिग किया। हालांकि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा पेपर्स में शामिल तक नहीं था, फिर भी मैं समझता हूँ उनके खिलाफ ये सारी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला साल जारी रहा। लेकिन आज कल जो अदालत आलिया का फैसला आया है उसमें अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने नैब को मौका दिया कि भाई अगर आपके पास कोई शहादत है, कोई चीज़ है तो आप पेश करें। एक में केस में तो वो विड्रॉ सरेंडर कर गए और दूसरे केस में उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है और हमें तो ऊपर से कहा गया था कि आप केसेस बनाए जाएं। तो ये सारा एक फ्रॉड बेस्ड केसेस थे। ये जाहिर है कि पाकिस्तान के निज़ाम पे भी, हमारे सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कौम का वक्त ज़ाया किया, अदालतों का वक्त ज़ाया किया, इतने अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं इन केसेस को, इनकी इन्वेस्टिगेशंस में, तो इस पर तो नैब को भी जवाबदेह तो होना पड़ेगा ना। ये अदालतों का काम है और मेरा तो ख्याल था कि जहां अदालत ने नवाज शरीफ साहब की जो बेगुनाही है उस पर मोहर सबत की और ये अदालत ने तस्लीम किया कि इस केसेस में कुछ भी नहीं था, वहीं अदालत आलिया को चाहिए था कि वो नैब के बारे में भी कोई ऑब्जर्वेशन देते। और मैं चूँकि ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नैब का इदारा जो है ये होना भी नहीं चाहिए। चूँकि देखिए, ये जब से वजूद में आया है तब से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और अदालत उज़्मा और अदालत आलिया की कई ऑब्जर्वेशंस भी इस पर शामिल हैं, जिसमें कहा गया कि ये इदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद तो देखिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि इस इदारे की अफादियत क्या है। तो क्या आप देखिए कि JIT का जो दौर था, ये इदारा फिर क्यों है अब तक? आप लोगों की तो हुकूमत भी रही, भले मखलूत हुकूमत थी, लेकिन अगर तमाम जमातें या मैक्सिमम जमातें राय रखती हैं कि नैब सही तरीके से काम नहीं करता, फिर ये इदारा क्यों है अब तक? या इसका मतलब ये कि जब आप लोगों की अगर दोबारा हुकूमत बनती है इंतखाबात के बाद तो आप लोगों की पॉलिसी में होगा कि नैब न रहे? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुल्क में एहतसाब के दीगर इदारे मौजूद हैं, एंटी करप्शन है, FIA है और भी दीगर इदारे हैं, फिर सबसे बढ़ कर के अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस इदारे का क़याम मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस इदारे को लपेट दिया जाए और अगर माजी में नहीं लपेटा गया तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलती थी और हमें उससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब JIT के दिनों में मैं नवाज शरीफ साहब के साथ को 165-170 के करीब मैंने पेशियां भुगती हैं उनके साथ, तो वहां मैं देखता था एक तमाशा था, कोई एविडेंस नहीं होता था, कोई आज कहाँ गई वो जो वॉल्यूम 10 का बड़ा चर्चा था जी, वॉल्यूम 10। अर्ज करने का मकसद ये है, और उस दौरान में ये बाहर भी जाते रहे जो JIT के या इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान थे, और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि अवाम के हार्ड अर्न मनी, टैक्स की, खून पसीने की कमाई पर ये गुलछड़े उड़ाते रहे। कभी दुबई जा रहे हैं और वहां जाके शॉपिंग्स करते थे, महंगे महंगे होटलों में ठहरते रहे।
तो मैं समझता हूँ या तो फिर ये है ना कि कोई ये इनकी कारकर्दगी होती, तो मैं तो जी कि अहम सवाल हैं, ये अहम सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं और ये बहुत अहम रहेंगे आगे भी अगर नैब से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया जाता, वरना तो इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग होती रहेगी, कभी एक जमात के साथ कभी दूसरी जमात के साथ। आसिफ साहब एक सवाल और करना चाहूँगा, एक और नारा जो कि आप लोगों की जमात अब कुछ महीनों से लगा रही है कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था, तो वो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से शुरू करेंगे कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए उसमें पहली बात तो यह है कि जिस तरह ये केसेस अभी हैं और एक आध केस और भी रह गया है लजीजिया का, वो भी इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ सुरखरू होंगे, चूँकि उसमें भी आप देखिए बाकी बातों को छोड़ दें, उस केस में भी जो जज साहब थे जो वफात पा गए अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका आप देख लीजिए बयान हल्फी, और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी ये उस केस में भी नवाज शरीफ के साथ किस तरह ज़्यादती और जुल्म रवा रखा गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लजीजिया का भी जल्द फैसला होगा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे, और अगर अवाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा मौका देते हैं खिदमत करने का, तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ साहब ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, पीपल्स पार्टी आज कोयटा में यौम तासीस का जलसा जिस तरह से आज करने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? क्योंकि अगर देखा जाए तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस साहब भी उनकी पार्टी में शमूलियत का कह चुके हैं कि वो भी शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी अभी नून लीग के लिए सबसे बड़ा खतरा पीपल्स पार्टी ही है? देखिए खतरा मैं क्या बनना है, उन्होंने उनका तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और आप ये देखिए कि जो जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया जिसकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। देखें इस इलेक्शन में, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन इस इलेक्शन में खुसूसन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट भी है जो बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेगा, वो है आपका यूथ जो अब वोट देने के काबिल है, और लोग जो उनसे हैं वो उनमें बड़ा शऊर आ गया है और वो समझते हैं लोगों की कि किस दौर में क्या कारकर्दगी रही। लोग जानते हैं कि इसी मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उसको नवाज शरीफ ने ख़त्म किया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, महंगाई को कंट्रोल में रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पैक, और हैविंग सेड दैट आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब को वक्त कितना मिला। 2013 में हम आए तो हमें इफ्तिखार चौधरी ने नहीं चलने दिया, उसके बाद 2014 में धरने शुरू हो जाते हैं, और 2015 या 1.5 साल मिलता है नवाज शरीफ को, और 2016 में पनामा आ जाता है और हम JIT के सामने पेशियां भुगतना शुरू कर देते हैं। तो जिस शख्स ने 1.5 साल में पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए, बाकी तरक्की कराई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में कारकर्दगी पर अच्छा चले सर, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वक्त उनको बड़ा कम मिला है, 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म वो हैं और अभी चौथी बार के उम्मीदवार वो हैं, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं कहा जा सकता कि वक्त। जी प्लीज मुकम्मल कीजिएगा बात। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, आपकी बात बड़ी होती है कि देखिए जो तीनों दौर भी मिले उनको अधूरे दौर मिले, और जो पहला जो दौर मिला आप देखिए उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मोटरवेज बनाई, उसके बाद दूसरा दौर आया तो उसका सबसे बड़ा उन्होंने कि भारत के जो एटमी धमाके थे उसके मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर किया, और उसके बाद फिर जब 2013 से लेके जो लोड शेडिंग थी, आप खुद देखिए ये सारे काम अपनी जगह आसिफ साहब, ये सारे काम अपनी जगह, 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ज़ाहिर है इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, जो शख्स 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना और 3 दफ़ा आप लोग खुद कहते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया गया, नहीं चलने दिया गया, इस बार क्या श्योरिटी है कि चौथी बार अगर बनेंगे तो फिर चल जाएंगे? इस बार वो हालात नहीं होंगे जो माजी में हुए, इस बार वो टकराव नहीं होगा जो माजी में होता रहा है? देखिए हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी किस्म के टकराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और नवाज शरीफ साहब का कोई झगड़ा नहीं था। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे या कहते हैं, उनका एक बड़ा क्लियर स्टैंड है, जिसको आप बेशक कोई नाम भी दे दें, वो हमेशा ये फरमाते हैं कि मैंने तो साल उनको असिस्ट किया है कि भाई, और बड़ी प्रॉक्सिमिटी में किया है, करीब रहकर किया है, 24/7 किया है। उनका तो एक ही डिमांड है कि भाई तमाम इदारे जो हैं वो आईन और कानून के दायरे में रहें,
और कोई इशू नहीं होगा। आईन पाकिस्तान एक किताब है, उसको फॉलो किया जाए। जब आप आईन को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की, मैं समझता हूँ, कोई दोबारा नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अच्छा आसिफ साहब, इससे पहले आपने जरा यूथ का जिक्र किया, मैं उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी जानना चाहूंगी। मैं इस वक्त यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जानना चाहूंगी कि अभी की यूथ जो है जाहिर है वो एलिजिबल जरूर है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में जितनी बार भी उनकी हुकूमत है, यूथ के लिए क्या क्या किया? लैपटॉप स्कीम को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई काम हो यूथ के लिए, वो अगर काइंडली आप मुझे गिनवा सके कि आज यूथ अगर इस काबिल है तो क्या वो नून लीग को वोट क्यों दे? देखिए, पहली बात ये कि एक आपको याद होगा 2013 में हमने एक यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम शुरू किया था, जिस पर 200 अरब रुपए का वो लोन प्रोग्राम था, नंबर 1। फिर आपने लैपटॉप का खुद जिक्र कर दिया कि जिन लोगों के पास, जो गरीब गुरबा थे, मिडिल क्लास के लोग थे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर उसके बाद उनको लैपटॉप्स दिए गए। फिर उसके बाद जो गरीब तलबा थे उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए गए, एंडोमेंट फंड्स बनाए गए। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिला उन्होंने मईशत को बहाल किया, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाला। हाँ, अब जहां तक आपकी बात आ गई यूथ के हवाले से, अब मैं बात करता हूं फिर कि 2 चैलेंजेस हैं नवाज शरीफ साहब के पास। एक चैलेंजेस से तो वो इंशाल्लाह ताला निपट लेंगे, वो पहले भी निपटते रहे हैं, वो है मईशत की जो ज़बूं हाली है, उसको वो इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। दूसरा जो चैलेंज है, जो हमें मिन हसूल कौम भी पेश है, तमाम सियासी जमातों को, और अगर नवाज शरीफ साहब को अवाम मौका देती है, तो वो है इस मुल्क की इखलाकियात की बहाली। वो जो जिसमें यूथ की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक यूथ को इस मुल्क में एक गुमराह किया गया है, और जिस किस्म की जुबान उनको दे दी गई है, जो सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, देखता हूं कि इस मुल्क की खिलाकियात थी, हमारी कुछ रिवायात थी, हमारी मुआशरती अक़दार थी, उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई। यानी माशियात को भी तबाह किया गया, इखलाकियात को भी तबाह किया गया। ये जो तजुर्बा 2018 में RTS बिठा के किया गया, तो दीज आर द 2 बेसिक टास्क्स। और उस लिहाज से मैं समझता हूं कि यूथ जो है उसको भी अब थोड़ा अपना देखना होगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सिर्फ जज्बात में आकर जो अगर वोट देना है तो फिर पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, आपने 2 चैलेंज तो गिनवा दिए, तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं है PMLN के लिए? देख, तहरीक इंसाफ है कहाँ आजकल, कहाँ होती है तहरीक इंसाफ? आधे लोग तो शुएब साहब उसके चले गए वो IPP में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको मैं अदम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहता हूँ। बाकी कुछ मफरूर हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ छुप गए हैं। आप देखिए ना, हालिया जो उन्होंने अपना चेयरमैन मुकर्रर किए हैं बैरिस्टर साहब को, व्हाट डज दिस शो? इट शोज ठीक है, यानी तहरीक इंसाफ चैलेंज आपके लिए नहीं। बस एक आखिरी सवाल सर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय दीजिएगा, एंड जो आपकी सोच इस वक्त है, ज़रा नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर पार्टी, हालात को देखते हुए, पार्टीज़ को देखते हुए, माजी को देखते हुए, कितने फीसद चांस है कि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा? कितने फीसद चांस आसिफ साहब इसका? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाल्लाह हुकूमत तो बनाएगी और उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत होगी। जहाँ तक हम मखलूत की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ माजी उठा के देख लें, पिछले 2, 3, 4 दफ़ा जो भी हुकूमतें आई हैं, जिनको हम इत्तेहादी हुकूमत कहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की 2008 से लेके 2013 तक की थी, नवाज शरीफ साहब की 2013 से लेके 17-18 तक थी, या इवन PTI की गवर्नमेंट थी, तो उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो सी थी वो शामिल थी उनके साथ। तो उसको आप अगर ये कह देंगे कि इत्तेहादी हुकूमत अगर बनने का, मैं देखता हूँ कि अगर इत्तेहाद होंगे, सीट एडजस्टमेंट्स होंगी, उसको अब आप बेशक मखलूत का नाम दे दें, उसको आप इत्तेहादी हुकूमत का नाम दे दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम, हैविंग सेड दैट, कि इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है वो पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ करमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने जो प्रोग्राम के आगाज में आज आपसे कहा था कि आपने एक सादे पेपर पर 3 लाइंस लिखनी है, 3 दायरे लगाने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके हमें भेजना है। आप लोगों ने हमें भेजना शुरू कर दिया है और आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। हैंड राइटिंग हमारी शख्सियत के बारे में क्या बताती है? ये क्या वाकई कुछ बताती है, नहीं बताती है, ये आज जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो हैं आसिफ मजूका साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? हम ठीक है मैम, बिल्कुल खैरियत। अच्छा आसिफ साहब, हम यही बता को कि हैंड राइटिंग जो एक रिसर्च हमने भी पढ़ी, जिस पे हमने सोचा कि हम ये सेगमेंट भी करें, कहा जाता है कि जो लोग गंदा लिखते हैं उनका दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और किस तरह से हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है? पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेन जो है ना, इससे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कभी कर ही नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि मेरे ब्रेन से आप नॉलेज ले लें मुझे बेहोश करके या मुझे मुर्दा से, कभी नहीं पॉसिबल। मेरे इन टूल में से ले सकते हैं, मेरे बॉडी लैंग्वेज से लेंगे, मेरी ज़बान से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से या मेरे लिखने से। जब आप राइट करते हैं तो उस वक्त वो ब्रेन अपनी एक क्लियर पिक्चर दे रहा होता है। ओके। जब किसी को, दूसरी मिसाल मैं ये देता हूँ अक्सर कि अगर आप में से किसी को कोई मसला हो तो पहले उसको ब्रेन खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर ना कर सके तो उसके बाद फिर वो पूरी आपकी बॉडी चीखनी चलानी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है, ताकि कोई और एक्सटर्नल कोई सपोर्ट चाहिए आपको। अच्छा, तो राइटिंग जो है वो वाली फर्स्ट स्टेज है, जो अभी एक्सटर्नल अप्रोच तक ब्रेन नहीं पहुंचा तो उस वक्त ही वो उसका स्केच देना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, राइटिंग के थ्रू पर्सनालिटी जिस तरह आप करते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स बताते हैं राइटिंग देखकर, ये आर्ट है, ये साइंस है, ये क्या है? ये एक नॉलेज है। ओके। अब ये एक नॉलेज है और इसकी सबसे बड़ी बात, आप राइटिंग चेंज करें पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, पर्सनैलिटी चेंज करें राइटिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक ही शख्स अगर दो तरह से लिख के देगा तो वो तो पर्सनैलिटी तो एक ही रहेगी? नहीं। अच्छा, आप देखिए, मैं बताता हूँ, जब एक बंदा मैच्योर नहीं है उसकी राइटिंग और होती है। अच्छा, मैच्योर की और होगी, लेबर कर रहा है उसकी और होगी, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठा होगा उसकी राइटिंग और होगी। लेकिन एक शख्स एक वक्त अगर तसल्ली से लिख रहा है कुछ बेहतर और तेजी में जल्दी में लिख रहा है और बेहतर नहीं उस वक्त लिखता, तो फिर पर्सनैलिटी तो सेम है? नहीं, बेसिक सेम रहती हैं। लाइन बेसिक जैसे वैसे होता है कि अब चाइनीज बैठे हो, हम नहीं डिटेक्ट कर सकते कि ये वो ही है कि ये दूसरा है। तो ये नॉलेज कैसे लिया आपने? तो ये नॉलेज के कोई ऐसा सोर्स पाकिस्तान में तो मुझे नहीं मिला। मैं एक दफ़ा एक राइटिंग के साहब के पास ले गया था कि मैंने ये राइटिंग देखी, मैंने फॉरवर्ड करनी एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन तो बाद में देखेंगे लेकिन बंदा ठीक है इसकी। मैं बड़ा हैरान यार, बंदे को मैं पूछा ही नहीं है। उसका बेटा साथ बैठा था, वो कहता है नहीं यार ये एक चीज़ बताती है कि ये कहीं डगमगा भी जाता है। तो मुझे और भी हैरानगी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने भी सोचना शुरू किया उसके बेटे के साथ। फिर थोड़ी देर मैंने टाइम लिया, यार ये कैसे आपको पता चला कि ये बंदा डगमगा जाता है, दूसरा ये कह रहा है। तो वह चलता फिर उसको मैंने और बढ़ाया। फिर मैंने ये कहा कि जब एक मैंने सीखा इसलिए था कि एक बंदा कहता है मैं ये हूँ, तो मुझे पता चले वो है भी सही कि नहीं। अच्छा, ये मुखलिस मेरे साथ है भी सही कि नहीं। मैंने अपने लिए सीखा था। ओके। ये बंदा कहता है मैं फ्रेंड हूँ, मुखलिस हूँ, ये कर सकता हूँ, ये मेरी क्वालिटीज हैं, मैं देखना चाहता है। बाद में और जब आप बताते हैं किसी को, जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो मानता है कि ठीक अब बता रहे मेरी पर्सनालिटी से मुताल्लिक है? कभी कभी लोग कहते नहीं ये ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ भाई आप कैसे तीन दफ़ा क्यों मैं लिखवाता हूँ। एक दफ़ा अगर आपने वो पॉइंट लिखा है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम रिपीट नहीं किया तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। हो सकता है मूड की वजह से लिखा हो सकता है, बाल पेन स्लिप कर गई हो सकता है आप जल्दी में हो गए, हो सकता है ब्लफ कर रहे हो। जब 3 दफ़ा लिखने का मकसद ये है कि जो 3 दफ़ा हो रहा है तो 3 दफ़ा जो है वो। तो मतलब ऐसे कोई इसके कोर्सेज नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है? कुछ लोग चलते हैं, नहीं है कुछ थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने यहाँ तक नहीं पहुंचे कि राइटिंग चेंज करें तो पर्सनैलिटी। मैं साथ लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप राइटिंग चेंज करके देख लें। अच्छा, हमने क्योंकि सबको कहा था, हमारे व्यूअर्स को भी कहा था कि आप जो है वो 3 सेंटेंसेस लिखें, साथ में 3 सर्कल्स ड्रॉ करें और 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके हमें ज़रूर भेजें। तो वो भी साथ साथ आ रही हैं और मैं शुएब में चाहूँगी आप भी कुछ लिखें, तब तक मैं भी कुछ लिखती हूँ। लेकिन सबसे पहली पिक्चर जो अभी हमें रिसीव हुई है वो हम देखते हैं और हम देखते हैं कि किसने हमें कहाँ से वो पिक्चर भेजी है और आप हमें उन शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। आज दिखाएं जी स्क्रीन, हमें दिखाएं जी स्क्रीन पर। ये हमारे पास इस वक्त एक राइटिंग आ गई है, सादे पेपर पर लिखकर भेजा गया है। शर्जील हैं जिनकी राइटिंग है। जी बताएं जी, आपके पास। अच्छा, एक चीज तो मैं पहले बता दूं कि हॉरिजॉन्टल लिखें या वर्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मर्जी, नहीं आप पहले लिमिटेड कर रहे हैं ना उनको। उन्हें ये ना कहें, उन्हें कहा आप जो मर्जी जैसे मर्जी लाने लगाएं। जब आप सर्कल लगाते हैं, सर्कल के एंगल्स होते हैं 360, उसके मैं देखता हूँ कि ये क्या है। जब आप लाइन लगवाता हूँ तो 180 माइनस हो जाते हैं, फिर 180 में से मैं आ जाता हूँ, 180 में से मैं जब पॉइंट लाइनों पे आता हूँ तो मैं मुझे पता चल जाता है। अच्छा, तर्जील को मैं जाता हूँ, ये वेरी सेंसिटिव है, लीडिंग क्वालिटीज़ हैं, IQ इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इसका मसला ये है कि इसको डांट डपट जो है इसकी नहीं है, नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अगर ये एक चीज़ गलत करता है तो इसको डांटना नहीं,
कहीं दोबारा कर दें, अच्छा करेक्शन करें और दोबारा करवा दें। आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है, आपको डांट अब कम पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अच्छा अरे कोई सुन ले। ये कैसे आपको मालूम हुआ इस राइटिंग को देख करके ये बच्चा है, इसे डांट पड़ती होगी? मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि इसको सुना जाए, ये चाहता है कि मुझे कोई सुने। अच्छा, मुझसे खुद कहें हाँ आज आपने क्या किया, कैसे काम किया, ये कैसे बनाया, ये कपड़े कैसे हैं, उसके वो उसने अच्छे हो ना हो, वो बोले, वो कहता है मैं सुन, मुझे कोई सुने, एक्सप्रेस करना चाहता वो है। चाहता हाँ, बस उसके बाद देखिएगा ये कौन से कहाँ पहुँच जाए। हाँ। अच्छा, इनके लेकिन जो वालिद साहब हैं वो उनको नहीं सुनते, वो पॉसिबिलिटी है। मैं तो ख्याल समझता हूँ कोई भी नहीं सुनता उसको, तो एक नहीं, पुअर बेबी, जितना वो जितना उसे चाहिए। इनके पेरेंट्स को हम ऐसे मैसेज दे रहे हैं जी कि आप प्लीज उसको तवज्जो दें उसे बच्चे वक्त पे, दीजिए। अपने बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने बताया कि उसे कोई भी नहीं सुनता और हो सकता है एहसास कमतरी का शिकार भी इससे होता है। इसलिए मैंने कहा कि उसको ना उससे सेंसिटिव होता जा रहा ठीक है। हो। अच्छा, वैसे कैसे आपने इसको किया? उसकी राइटिंग फ्लो बताती है। अच्छा, राइटिंग फ्लो जो है वो वहाँ से पता शख्स की चलता है, पर्सनालिटी के बारे में पता चल बताता जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट दिखाएं जी, स्क्रीन पर दिखाएं जी। नेक्स्ट कहां से है हमारे साथ? एक और पेपर हमारे पास आया है, आपको दिखा रहे हैं। शहजाद हैं जी और इन्होंने हमें ये भेजा है। बताएं जी सर इनके बारे में। शहजाद की एक बात, अब मैं वहाँ से एक्सप्लेन करता जाऊँ? नहीं, आप यहीं से करें, आपको प्रिंट दे दी हमने। नहीं, जब आप कहते हैं कि ये पॉइंट कहाँ से पिक हुआ तो मैं ये बताऊंगा कि ये पॉइंट उसकी राइटिंग के उस पॉइंट से पिक मैंने किया है। तब मैं कह रहा था। अच्छा, एक तो इनको बात याद रहती है, एक दफ़ा ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली, एक दफ़ा पढ़ लिया, एक दफ़ा देख लिया, एक दफ़ा सुन लिया, बस वो मेमोरी पहुँच गया, ज़बरदस्त। और दूसरी सबसे अच्छी बात जिन्हीं राइटिंग मैंने चेक की इनकी अच्छी बात कि किसी से मरूब नहीं होते, इंप्रेस नहीं होते। ये नहीं कि मैं साथ प्रेसिडेंट बैठा है, पीएम बैठा है, फलां से बात कैसे करूँगा, नहीं फेस करना है तो कोई इशू नहीं है। और चीज़ को मैनेज बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। और अप्रोच क्या एक सेंस होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनका है नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हिच इज गुड। नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होता है इनको कभी आप धोखा नहीं दे सकते। वो पहले ही उन देखते हैं, ये ट्रस्ट नहीं करेंगे ये हाफिज है, ये हाजी है, ये फलां है ना, वो कहेंगे नहीं आप पॉइंट पे आए ना, वो है ठीक है, अच्छी बात है, हाफिज कुरान होना, हाजी होना ठीक है, लेकिन नहीं पॉइंट को मैं देखूंगा। अच्छा, ये इसलिए इनको। और अच्छी और तीसरी अच्छी बात जो मुझे मुतासिर किया कि ये जब ये डाटा कलेक्ट करते हैं ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव लेते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे लोग खुद बड़ा मूव करते हैं। जबरदस्त। अरे आपके पास बैठेंगे तो तनकीदी लिहाज से आपको नहीं नोट करेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, ये कैसे आया, ये चीज़ इससे मुतासिर हुआ, जिससे नहीं हुआ छोड़ दिया, जो लिए वो लेते चले गए। सबीन ने भी लिख लिया, मैंने भी लिख लिया। मीनवाइल आप जब तक बता रहे थे तो मैंने कहा अब जरा मेरे बारे में भी बताएं थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले कि सबीन पर आए, एक और आ चुके हैं हमारे पास, किसी और शहर से हमारे साथ इस वक्त एक पेपर आया जी। स्क्रीन पर दिखाइए जी और बताएं कहाँ से आया है। शहर ने लिखकर भेजा है ये। ओके जी, शहर का बताएं जी पहले। इन्होंने तो बादल भी बनाए, बादल भी बनाए, मैं देखने पोलाइट है जी। जी, इनकी लिमिटेशन ये है जिससे मैं खुद हैरान हुआ कि अप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है, जो मैं डिलीवर करूं मुझे अप्रिशिएट किया जाए। बड़ी अंडरस्टूड बात है, अगर आप पे तनकीद नहीं हो रही तो आप अप्रिशिएटेड हैं, बस। ये बड़ा जनरल सा टूल है। हो सकता है कहीं जॉब करती हो और चाह रही हो कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। नहीं, वो तो और चीज़ है। एक चीज़ होता है ना कि हाँ ये किया मैंने, डिलीवर किया, मैं जैसे मैं प्रोग्राम करके उठूंगा और हर से पूछूं मैंने कैसे प्रोग्राम किया, कैसे भाई गलत हुआ तो सारे पूछेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर नहीं किसी ने पूछा तो मैंने बेहतरीन सब सही है, हाँ सब अच्छा डिलीवर किया। ये इसकी बुक्स नहीं है इनमें। ठीक है, चलिए मैं अपना पेपर भी दे देता हूं। अच्छा, पहले शुएब का बताएं, उसके बाद आप मेरा बताएंगे। अब ठीक है, पहले शुएब का बताएं। चलें जी, चलें जी। मेरी हैंड राइटिंग मेरे बारे में क्या बताती है? सब कुछ बता दें। सब बताइएगा प्लीज, आपने कुछ भी नहीं छुपाना। इजाजत है, इजाजत है। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट आपकी अप्रोच है। ये नहीं है कि किसी वक्त जब काम पे बैठना है तो फिर आप A to Z स्टडी करते हैं। अच्छा, और कुछ मैं बताता हूँ। और दूसरा ये जो अच्छा पॉइंट मुझे लगा वो 4C के आप मास्टर हैं। एक काम को पहले से भांप लेना कि ये करने में जा रहा हूँ तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये इस पे या। अच्छा, ऐसे लोग कामयाब होते हैं, लेकिन इनकी ना इंप्रूवमेंट्स जो आगे मूव करने की स्पीड स्लो होती है, तो हर जावी से देख रहे होते हैं ना, तो इस और डिसीजन पावर वीक होती है लेकिन एक्यूरेट होती है। आपकी डिसीजन पावर वीक थोड़ी सी है तो आप क्यों आप टाइम ज़्यादा लेते हैं, इतना ज़रूरत नहीं होती। और एक्यूरेसी रेट 100%। सोचते ज़्यादा है ना जी। सुने सलीम, वो कह रहे हैं एक्यूरेसी 100% है जी, सोचते बहुत हैं। मेरी बात पे एतबार किया करें। अच्छा, और आपके अटेम्प्ट करने का वे ये है कि आप कभी ना ग्रिप लूज नहीं होने देंगे। आप साथ बैठे हैं ना, 7 बंदे बैठे हुए हैं, तो आप उसमें अगर बैठे ही होंगे तो आप वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिस पे आपकी ग्रिप होगी।
बाकी को आप टच ही नहीं करेंगे। ऐसा ही है जी। आप उसी को ही टच करेंगे ताकि मेरी ग्रिप है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको ही करेंगे जिसमें मेरी ग्रिप है। उस मीटिंग में जाएंगे जिसमें आप समझेंगे कि मेरी ग्रिप है, वरना आप कहेंगे नहीं या मैं ग्रिप कोई का कुछ करता हूँ या फिर मीटिंग ड्रॉप करता हूँ। ये नहीं है कैसे ही चले। कैसे पता चली मेरी राइटिंग से? इनमें से कोई बातें ठीक थी? चलो आपकी दूसरों चलो नहीं बैठे हुए, आप तो बैठे हुए ना। नहीं, ये सब ठीक थी, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बातें मेरी राइटिंग से कैसे पता चली आपको? मैंने तो आज तो रहे ना, राइटिंग फ्लो बता तो चुके कितनी दफा, राइटिंग ही बता रहे हैं ना। नहीं मतलब होता है ना। अच्छा, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना ज्यादा अच्छी है, आप विनरी इतने अच्छे नहीं है। क्या अच्छा है मेरा? इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है। हाँ, जो डाटा कलेक्ट करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट ठीक करते हैं, लेकिन जो कलेक्शन करते हैं वो लिमिटेड करते हैं, उसको ज्यादा करें। ठीक है, बस। आप उम्र के हिस्से में आप चेंज जरा मुश्किल नहीं हो सकती है। नहीं, उसका अगर मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप एस का जो ऊपर वाला सर्कल है बड़ा कर दें, आप विनरी हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, आपके सामने लगाए ना, दोबारा मैं बताता हूँ। एक फिर लगाए जी, मेरा एक दफा दिखाएं जी। श्वेब का बनाया हुआ जो शाहकार है। अच्छा, मेरा नहीं है, मेरा कैसे होता है? पिक्चर भेज दी है उनको, लेकिन हाँ, तो जब आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो उसको यूं की बजाय ज्यादा ऊपर सर्कल मुंह बड़ा कर दें। ऊपर वाला मुंह जो है ये वीएन शो करता है, नीचे वाला इम्प्लीमेंटेशन शो करता है। ग्रेट, चलिए लास्ट में तो सबीन पे आ जाए क्विकली। और बस बहुत है, सबीन काफी, इतना काफी है। इनमें से कोई बातें ठीक थी? सारी ठीक है। कुछ राज रख लेते हैं आपके, चलें सब नहीं बताना। अच्छा, पोलाइट, बिलोंग्स टू लीडिंग फैमिली, ब्लफ नहीं है, और बस काफी नहीं है। और भी बता दूं? बता दें, अच्छी बात है। दूसरी साइड पे भी आए ना जी। नहीं, नो। ये देखने में जैसे लग रही हैं फ्रेश और हंसती रहती हैं, जब ये पॉइंट पे बैठती हैं तो बड़ी टेंशन लेती हैं। ओ, बहुत रोती है। रोती तो नहीं है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा लेती है। ये क्या हो जाएगा, वो सुबह कहीं जाना है तो सारी रात नींद नहीं आएगी, ये काम कैसे करूंगी, हो जाएगा। ये टेंशन में वैसे बड़ी लेती हूँ कि फुल्ला ये काम करना है, अब तो करना है, ये करना है। तो मैंने एक मिसाल दी और भी है। ठीक है, देते रहे। और बस ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप लीडिंग क्वालिटीज रखती हैं, वो अपने आपकी क्वालिटी नहीं है, वो आपकी फैमिली में है, आपके ब्लड में है। कोई चीज़ ब्लड में होती है वो कभी जाती नहीं है। मिनिमाइज तो थोड़ी सी कम ऊपर नीचे हो सकती है हालात की वजह से, लेकिन फिर उसी में ही बंदा मूव करता रहता है। ओके, ये लें जी। इनमें से कोई बातें ठीक थी? बताएं जी। मेरा ख्याल है सारी ठीक थी। क्या बात है, वक्त बड़ा कम है और बहुत सी राइटिंग्स हमारे साथ इस वक्त हैं, लेकिन एक और आई है, वो प्लीज स्क्रीन पर दिखाएगा। लास्ट है जो हम शेयर करें, बिकॉज टाइम बहुत कम है। कौन है जी, किसने भेजी है? उमर मुख्तार I love to play cricket. I'm very much into extracurricular activities. अच्छा, इनके सर्कल्स और लाइंस तो मेरे जैसे हैं। तो क्या ये मेरे जैसे हैं? टेढ़े मेढ़े वीनरी हैं ये साहब। ये तो मेरे से ऑपोजिट निकले। हाँ, एक सबसे बड़ी बात। और जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं उतने क्रिएटिव हैं। ओके, आपने जितनी लाइनें लगवाई होंगी, हर किसी ने ऊपर से नीचे लाइन ड्रा करेंगे। कितनी लाइन नीचे से ऊपर ड्रा हुई है, आज पेज में देख ले, बताइएगा मुझे। सही है, ठीक है। उनसे पूछिएगा प्रोड्यूसर से कि कितनों ने यूं ड्रा की है। मैंने मना तो नहीं किया था ना, हॉरिजॉन्टल यूं भी है तो यूं भी है। बिल्कुल, वो तो लोग ही बताएंगे। हाँ, और क्वालिटीज को एक उतने क्रिएटिव हैं, वेरी क्रिएटिव विनरी हैं, और बड़ी बात ये है कि फ्रॉड नहीं है, बड़ा ठीक ठाक सीधा चल रहा है। उमर मुख्तार पे ठप्पा लग गया, फ्रॉड नहीं है, सीधा चल रहा है ये चीज। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। बहुत सी और राइटिंग्स हम तक पहुंची थी, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड था। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। दुश्मन चलता है चाल और हम फिर दिखाते हैं अपनी ढाई चाल। ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए चूंकि ये मूवी 8 दिसंबर को तहलका मचाने के लिए आ रही है। ढाई चाल, इसकी आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि डिटेल से बात करें, आपको पहले ट्रेलर दिखाते हैं इस फिल्म का। शुरू से भारत का तरीका ये है, अपने शहरियों पे टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। कुछ बड़ा होने वाला? क्या बड़ा होने वाला है? I found him. Kulbhushan Yadav, the Indian spy, the mastermind. पाकिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल, they're going to be so confused, so dead. Welcome to the future of अखंड भारत। देश से संदेश आया, ढाई चाल का वक्त हो गया है। अगर बच गए तो गाजी, वरना शहीद। जाने का टाइम हो गया कुलभूषण।
जबरदस्त, क्या प्रॉमिसिंग ट्रेलर इस वक्त ये हमें लग रहा है और मुझे लग रहा है कि काफी थ्रिल होगा इस मूवी में, है ना? बड़ी हम सोचते थे कि इस तरह की मूवीज बननी बड़ी जरूरी है, यहाँ पर हमारी तरफ से भी एज ए नेशन कोई मैसेज जाए आगे और उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो बहुत काउंट करती है, जहाँ पर सच दिखाया जाए, सच दिखाया जाए बड़ा मैटर करता है। जो लीड एक्टर इस वक्त, अच्छा कास्ट पूरी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, लीड एक्टर जिन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया है, हुमायूं अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा जबरदस्त रोल है जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया इसमें। अभी ज़्यादा फिल्म रिलीज होगी तब, लेकिन ट्रेलर देख के ऑब्वियसली इट लुक्स जी हाँ, कोशिश तो पूरी की है कि लोगों की उम्मीदें पे पूरा उतरे इंशाल्लाह। अब देखें क्या होता है जब फिल्म लगेगी। ग्रेट, जबरदस्त। उनके साथ डायरेक्टर हैं तैमूर शराजी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बिल आखिर रिलीज हो रही है, ताखीर बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा लंबा सा सफ़र रहा, 2.5 साल का, लेकिन फाइनली 8 दिसंबर को इंशाल्लाह हम ये इसको लगा रहे हैं। कब बनाई थी, कितना अरसा लगा बनने में, याद है? इसकी शूटिंग हमने शुरू की थी 2019 में एंड प्लान तो ये था कि इसको 2020 में रिलीज़ करें, लेकिन फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से 1.5-2 साल हमारे ज़ाया हो गए, तो फिर 2022 में हमने इसका शूट कंप्लीट किया और फिर फाइनली अब रिलीज होने जा रही है। और 2.5 चाल जो समझ आ रहे हैं वही मतलब है कि चाल का जवाब 2.5 चाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी सारी चालों का जवाब है। अच्छा, ये वाकई है, साजिशों का जवाब, सारी साजिशों का जवाब है ये। और कितना ज़रूरी था हुमायूं, मैं इसे जवाब नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप हकाइक बता रहे हैं दुनिया को, तो कितना ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी था। और जब हम ये फिल्म बना रहे थे, इसका स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा था, तो उस वक्त हम इन चीज़ों का ख्याल रख रहे थे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि कोई इसको अपने अगेंस्ट ना समझे, कोई भी। इसमें जिन लोगों का जिक्र हो रहा है या जिस बात का जिक्र हो रहा है उसमें ये था कि कोई भी अपने अगेंस्ट ना समझे। हम हकाइक पे और सच पर मबनी जो चीज़ें हैं उसको पिक्चराइज करें, चाहे उसको ड्रामाटाइज करके पिक्चराइज करें हम उसको, लेकिन वो कहीं ना कहीं हकाइक पे मबनी हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं सच हो, सच कड़वा हो। अब वो जिसको लगे तो वो होता है टू होम इट मे कंसर्न, वो वाली बात हो जाएगी। अच्छा तैमूर, थोड़ा सा फिल्म के बारे में भी बताएं कि किस तरह से शूट की गई, एक्टर्स कौन कौन से हैं, राइटर कौन है, ओवरऑल थोड़ा सा हमें इसमें हमारे पास कास्ट में हुमायूं अशरफ हैं लीड कैरेक्टर, शमून अब्बासी हैं जो मेन एंटेगनिस्ट हैं, फिल्म के विलन हैं। इसके अलावा सलीम मेराज हैं, अदनान शाह टीपू हैं, जो मरहूम रशीद नाज भी हैं इस फिल्म में। बलूचिस्तान से बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, फराज मरी है, बताया टीपू, अदनान शाह टीपू भी हैं, तकी अहमद हैं, अरीज चौधरी हैं। मतलब बहुत मज़े की कास्ट है इस फिल्म की। और ये सारी फिल्म हमने बलूचिस्तान में शूट की, बहुत मज़ा आया वहाँ पर फिल्म शूट करने का। और नहीं, आपको तो मज़ा आया, उनको भी मज़ा आया बलूचिस्तान में शूटिंग का? अरे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इट वाज सो टफ, लेकिन मज़ा हमें बहुत ज़्यादा आया। इतनी ज़्यादा ठंड थी क्योंकि हम कराची के हैं, हम बिल्कुल यूज़ टू नहीं हैं, हम तो इस्लामाबाद की ठंड के यूज़ टू नहीं है। तो कराची तो फिर क्वेटा तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें जब हम शूट कर रहे थे तो माइनस पे था मेरे ख्याल में, बिल्कुल -5 -6 पे हमने शूटिंग की। और जो कराची से जो टीम आई थी उनकी तो हालत टाइट थी, मैं तो फिर बर्दाश्त कर गया, इस्लामाबाद का हूँ। तो जो कराची वाले थे मुझे याद है उनकी हालत टाइट थी। तो वाकई हम कराची जाके परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ठंड है, तो हम कहते हैं अच्छा एसी चलाओ, ये वाले हालात हो रहे हैं। मैं इस मामले में ये कहता हूँ कि हम तो फ्रिज खोल के भी जैकेट पहन लेते। ऐसा ही है। वो एक सीन था शमून भाई के साथ हम शूट कर रहे थे, तो वो आउटडोर का सीन था, -5 का टेम्परेचर चल रहा था डिनर का। तो वो जब ग्लास उठाते थे तो उनका हाथ ऐसे कांपता हुआ आता था। हाँ, हाथ भी कांपते थे, होंठ भी कांपते थे, ऐसी बात है। लेकिन आपको कंट्रोल करना है, आपको जाहिर है। स्क्रीन के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत मेहमान नवाज लोग हैं बलूचिस्तान के। जो एक इमेज क्रिएट किया जाता है ना बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं वहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे शहर में। इमेज भी यही है, अगर बलूचिस्तान के लोगों की वैसे ओवरऑल भी बात की जाए, जिससे पूछे वो सिर्फ अच्छाई बयान करते हैं। सबसे ज्यादा किस एक्टर ने तंग किया? अब ये साथ बैठे हो सकते हैं ये खुद ही हो, आप बता नहीं, कान बंद कर लें। देखें कौन ज्यादा कांपा? बात ये है कि हुमायूं भाई तो बहुत नाइस इंसान है, मैं इनका नाम ले भी लूँगा, ये माइंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं लूँगा किसी का नाम, क्योंकि प्रीमियर सर पे है। किसी का नाम लिया तो नाराज हो गया तो बहुत मसला। मैं नहीं तंग किया सारों को। अच्छा, नाराज नहीं, वो कह रहे हैं मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ, मैं कीता जेड़ा भी कीता है। अच्छा पूछ ले। ये मैं प्रोग्राम के बाद बता दूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे लड़ाइयाँ हुई, फड्डे हुए इस दौरान? देखें फिल्म जो है ना वो एक्टर्स के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं, एक्टर्स के बीच में नहीं हुई, लेकिन एक्टर्स के बीच में ये एक्टर की प्रोडक्शन से ऐसा कोई
कम ही होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इन बिटवीन प्रोडक्शंस क्योंकि इतने दिन घर से बाहर रहते थे, फिर ठंड में रहते थे, फिर वहाँ का खाना भी अपने हिसाब किताब का वहाँ का होता था, तो वो आपको होम सिकनेस हो जाती है। फिर जैसे शोज आते हैं ना कि आप एक घर में रह रहे हो, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक वक्त लड़ना आ जाती है कहीं ना तो वो एक्चुअल फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे शुरू हो जाती है, क्योंकि 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर उस ठंड से आप वापस घर जा रहे हैं और फिर वही सुबह का अर्ली कॉल टाइम रेस्ट के बाद फिर कॉल टाइम, बहुत टफ जॉब, बहुत टफ। इसीलिए फिर उसमें आपस में कहीं ना कहीं किसी को क्या बात बुरी लग गई, हो जाता है, नेचुरल है, इट्स नॉर्मल। लेकिन ऐसा भी होता है हुमायूं कि कोई एक सीन जो आपने कर लिया हो, आप खुद भी सेटिस्फाइड ना हो, डायरेक्टर कह रहे हैं नहीं ठीक है अच्छा हो गया, लेकिन आप नहीं लेट्स डू इट अगेन। ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है। हाथ रख दिया आपने। वो लास्ट जो हमने गोडाउन में सीन किया था, मैं कह रहा था यार सही नहीं गया, सही कैसे करते हैं। नहीं, मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा फिल्म का। हम लोग फिल्म की शूट पे थे तो एक ब्लंडर हो गया हमसे। तो मुझे हुमायूं की हमेशा से ये बात पसंद है कि इतने डेडिकेटेड है अपने काम में, इतने डेडिकेटेड हैं कि जो सीन हमने 2 घंटे लगा के शूट किया था, 4-5 घंटे लगा के शूट किया था, उसमें एक ब्लंडर हुआ। वो सीन मैं तो तकरीबन दिल छोड़ चुका था, मैंने कहा यार ये काम ख़राब हो गया, कल शूट करना पड़ेगा। सीन शूट करें हम रात में, और सुबह होने से पहले हमें सीन ख़त्म करना था। उस सीन को ख़त्म हो, मतलब वो सीन जब ख़त्म हुआ है तो उसके 20 मिनट बाद लाइट ने आ जाना था, मतलब लाइट फूटनी थी। 20 मिनट बाद जब पैकअप की आवाज़ से पहले अचानक ख्याल आया कि ये ब्लंडर हो गया। अच्छा। अब वो ब्लंडर हो गया, मैंने इससे कहा यार ये मसला हो गया है, इसको भी नहीं पता, किसी को हमने नोट नहीं किया। वो ब्लंडर हमें समझ आ गई कि अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। अब 20 मिनट हैं, 5 घंटे में जो हमने शूट किया था वो हमने रीशूट किया 20 मिनट में। और ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि ये बिल्कुल मुझे ऐसे पुश कर रहे थे कि नहीं करना है, हो जाएगा, और इनकी डेडिकेशन की वजह से वो सीन। और हम समझ लें कि जैसे फौजी हमले के लिए नहीं भागता, यहाँ से वहाँ भागो, भाग रहे हैं वहाँ जाके, जल्दी करना है, ऐसे सीन किया, वहाँ भागो, ज़्यादा मजा आया होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अरीज में ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरीज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरीज इन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया, अब आप भी जरा बता दें। आई होप इनकी बातें नहीं सुनी होंगी आपने अभी तक। नहीं, मैंने सब बातें सुनी और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो खैर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं बहुत ही मेन टाइम पे शॉर्ट लिस्ट हुई थी और वाकई बहुत सर्दी थी और हम लोग पाइप फैक्ट्री में शूट कर रहे थे। और मुझे याद है मैं शॉट के बाद जाके जिद करी होती थी कि मुझे अब हीटर में बैठना है और मुझे गाड़ी में हीटर ऑन करके दे, मुझे वहाँ बैठना है। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था। अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो सब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। थोड़ा बताइए इस कैरेक्टर के बारे में अरीज। ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कैरेक्टर है। बेसिकली जो फिल्म का नाम है ढाई चाल, तो आई गेस आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट इज ढाई चाल। ये एक चेस की गेम है जिसमें एक मूव आता है जहाँ पे आप 8 जगहों पे एक साथ अटैक कर सकते हैं। तो फिल्म में एक फेज आता है जहाँ पे आपको एक चाल को डीकोड करना होता है। तो उस दौरान मतलब ये कैरेक्टर है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, जो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते करते और वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको समझ में आता है कि अच्छा ये गेम है, यू नो, दैट्स द पॉइंट। तो इसमें गन्स का यूज हुआ है और बीइंग अ शूटर मेरी एक ट्रेनिंग भी है वेपन्स के साथ। तो मैं वो चाहती थी हमेशा से कि मैं उसको कहीं पे अच्छे से यूज करूं और इस फिल्म में माशाल्लाह से वो यूज हुई और बहुत अच्छे से यूज हुई है। सो ओवरऑल मेरा अभी तक मैंने जितना भी काम किया है इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर सबसे फेवरेट है और आई एम होपिंग कि ये सब। पर अपने बाद कौन सा फेवरेट है? मेरे बाद ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट है। मैं देख भी नहीं, इस मूवी में बाकी कैरेक्टर्स नहीं। नहीं, वो कह रही है मैं ही फेवरेट हूँ। वो कह रही है मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरा भी वही हाल है। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, मेरे बाद भी मैं हूँ। मिले यार। नहीं, मैं बाकी कैरेक्टर्स का पूछ रहा हूँ जो मूवी के हैं। बाकी इसके बाद मुझे ये है मुश्किल सवाल। हाँ, ये मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी है कि जवाब देने से पहले सोच लेना कि शमून भाई भी हैं हमारे साथ और हुमायूं भी है, तो जवाब सोच समझ के देना। हाँ, आई नो दैट। नहीं, आपने घबराना बिल्कुल नहीं, आप जवाब दें। नहीं, मैं बता रही हूँ अभी फिल्म के बाद
मैंने और हुमायूं ने साथ में एक और फिल्म की और उसमें मुझे अपना एक कैरेक्टर अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अभी तक मैंने सब नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए और उस फिल्म में अपने अलावा कुछ बता दे। वो देखो सेल्फ ऑब्सेशन। मेरी बात सुने, अपने अलावा कुछ बता दे। तुम्हारे कैरेक्टर के अलावा फिल्म में किसका कैरेक्टर अच्छा था? थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका सियासत से कोई ताल्लुक तो नहीं है? आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। अच्छा चले जबरदस्त, ठीक हो गया जी। अच्छा वो मतलब मेरे ख्याल में वो अपनी फेवरेट बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हुमायूं, अपने कैरेक्टर के बारे में ज़रा बताएं, कितना चैलेंजिंग था? इससे पहले क्या इस तरह का काम पहले कभी किया या ये पहली मर्तबा किया और बहुत चैलेंजिंग रहा? असल में मैंने ना इससे पहले एक काम किया था शामून अब्बासी के साथ ही। शामून भाई ने एक फिल्म ऑनलाइन फिल्म यूट्यूब के लिए बनाई थी, वो मैंने किया था। तो उसमें एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर था, तो उसमें ना उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ही इज़ जस्ट कंप्लीट इंस्टीट्यूशन फॉर मी। तो जब ये फिल्म की बात आई तो शामून भाई ने मुझे रेकमेंड किया था कि हुमायूं को आप ले लें। और वो एक अलग बैक स्टोरी है कि तैमूर शिराजी की अम्मी जो हैं वो भी इसको कह रही थी समहाउ कि आप तुम इस लड़के को लो। और मतलब वो एक स्टोरी थी। लेकिन शामून भाई ने मुझे इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया और फिर हमारी फिल्म की बात हो गई। रात में मेरी डील हो रही है और सुबह मेरी शूट है। तो वो जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड था ना, उसमें मुझे डिसाइड करना था क्योंकि बहुत लोगों के अगेंस्ट ये फिल्म जा रही थी, तो आपके सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होंगे और उस एक रात में ही मुझे डिसाइड करना था कि ये फिल्म मैं करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है। तो करने के बाद ये आपको पता होता है कि अब कुछ भी हो सकता है। तो वो उस रात में मैंने कहा आई विल डू दैट। और ये डिसाइसिव मोमेंट कैसे आया? ये ऐसे आया कि टाइम नहीं था इनके पास, क्योंकि कास्टिंग हो चुकी थी, ये लोग शूट शुरू कर चुके थे। और वो जो एक मेन ये जो कैरेक्टर था, मुजाहिद का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। तो नहीं तो वो अंदर से आपको आया हुमायूं कि बस मैंने करना है, या आपने किसी से मशवरा लिया, किसी से नहीं पूछा? मैंने कहा कि मुझे करना है। इसकी वजह ये है कि मशवरा मैं फॉर एग्जांपल जिन लोगों से लेता उसने ही मुझे रेकमेंड किया। ओके, शामून भाई ने रेकमेंड किया, तो इसका मतलब दैट इज समथिंग बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड एंड वेरी डिफरेंट। तो वो जो सारी चीज़ें जो कैरेक्टर की खासियत है ना, वो उसमें मौजूद थी। और जब हम शूट पे गए भी थे, मैं जब शूट पे गया था तो फर्स्ट डे जब शूट पे मैं पहुंचा था, जब मैं तैयार होकर निकला था तो समहाउ बहुत अच्छा याद है मुझे वो दिन याद होगा जरूर। लेकिन समहाउ वो कैरेक्टर के लिए ये शिराजी बताएगा कि एज ए मुजाहिद ये कैसे देख रहा था उस कैरेक्टर को। और जब मैं अपनी वैनिटी से तैयार होकर निकला तो इसके क्या था कि मुजाहिद उसको मिला है या नहीं मिला, दैट ही शुड टेल यू। मिल गया था फौरन। आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे सबसे अच्छी बात डे 1 पे ये लगी कि जो मैंने अपना मुजाहिद सोचा हुआ था, जो मैंने अपना लीड एक्टर सोचा हुआ था, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही अपने अंदर उतारा हुआ था। कि जब ये वैनिटी से पहले दिन बाहर निकले, जब मेरी पहली मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरा कैरेक्टर चल के आ गया। क्योंकि इन्होंने स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर चुके थे ये। और ये बात भी सच है कि मेरी मदर के भी फेवरेट एक्टर हैं ये। वो हमेशा मुझे कहती थी मेरी मदर के यार हुमायूं को लो, हुमायूं को लो, हुमायूं को लो। जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपने मुझे 1 साल से कह रही थी और मज़े की बात ये हुमायूं ही कास्ट हुआ। और इससे पहले भी एक कैरेक्टर के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल की मुझे नहीं पता था ये कौन है। तब भी आंटी ने कहा था। बिल्कुल 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 वो मुझे हमेशा डांटती थी मदर मेरी कि तुम हुमायूं को क्यों नहीं कास्ट करते, तुम हुमायूं को लो, वो बहुत अच्छा एक्टर है, ये वो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल ये घर भी आते हैं, इनको तो अब बेटा बनाया। वो शायद वजह ये है कि वो ज़्यादा कैरेक्टर्स, या शायद जितने मैंने देखे हैं, बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं हुमायूं ने। सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया हुमायूं? मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। इनफैक्ट मैं हम टीवी के लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर अभी 1 साल पहले ही किया है मैंने, साल भी नहीं हुआ। और उससे पहले भी मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन शायद पर्सनालिटी के साथ जाता ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है। मे बी नहीं, ये लोग तो मुझे कहते हैं हम तुमसे बहुत डरते हैं। ऐसा है? ये डॉन है, ये डॉन है, सेट पे ये डॉन है। इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। ये मैं बातें बता रहा हूँ। ये अरीज से कमेंट ले लेते हैं ना। अरीज मैं पहले मैं बता दूं, उसके बाद इससे कमेंट लीजिएगा। ये डॉन है, इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए सेट के ऊपर। और जब कभी ऐसा होता था कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती थी, तो एडी टीम और आर टीम मेरे पास सिफारिश लेके आती थी कि यार ये हमसे ब्लंडर हो गया, आप जाएं हुमायूं भाई के रूम में, हम नहीं जा रहे। कोई भी इतना डर होता था, इतना खौफ होता मतलब था हुमायूं का। यही थे सेट नहीं, असल में देखें, आप एक काम करने आए ना, उस काम में ना आप ब्लंडर नहीं कर सकते, हमारे पास मार्जिन नहीं है। जो सीन शूट होना है वो आज ही होना है, अभी होना है, वो कल नहीं होगा। परफेक्शनिस्ट
उस सीन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा प्रोड्यूसर का लगा हुआ है, पूरी टीम लगी हुई है, मतलब 100-150 लोग होते हैं, तो उसमें गलती का मार्जिन नहीं है ऑब्वियसली। अरीज से कमेंट लेते हैं। अरीज, आप भी बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस सबके साथ आपका रहा ओवरऑल, आखिर में ऑडियंस को भी कोई मैसेज अगर देना चाहें कि ये फिल्म लोग क्यों देखें और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जैसे कि अभी हमारे डायरेक्टर भी बता रहे हैं कि सभी इसमें बहुत कीनली काम कर रहे थे, बिकॉज एक तो फिल्म का कंटेंट भी ऐसा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंट है और कोई मार्जिन नहीं थी कि हम इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं। और हुमायूं तो खैर मेरा दूसरी तीसरी दफ़ा काम है हुमायूं के साथ और मुझे तो बहुत मज़ा आता है काम करते हुए, बिकॉज वो हर चीज़ का ख्याल कर रहा होता है और मेरे ख्याल से बहुत किसी कोई मार्जिन वाली बात होगी तो ही वो बोल रहा होगा उस बात पर, अदरवाइज हुमायूं बहुत ही हम्बल और हमारे डायरेक्टर भी इंतहाई हम्बल, क्योंकि स्टार्ट में किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करना इट्स नॉट इजी बिकॉज यू डोंट नो कि उनका टेम्परामेंट कैसा है। लेकिन मुझे इस फिल्म में इसलिए मजा आया क्योंकि डायरेक्टर भी हमारे बहुत ही अच्छे थे। कई दफा ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे लग रहा होता था कि नहीं मैंने ये सही नहीं किया, फिर डायरेक्टर मुझे बताते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं कहती थी एक और दफा कर लेते हैं। फिर वो अभी ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे तो मुझे ये बात याद आ रही थी कि हम लोग, मैं और हुमायूं हमेशा कहते थे नहीं ये सही नहीं हुई, एक दफा दोबारा हो जाए। तो डायरेक्टर मुझे लगता है कि इस पूरी फिल्म में जो एक बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक डायरेक्टर पे होती है। कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, ये बड़ा जरूरी होता है। अरीज बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास बहुत कम है। सब लोग जाकर 8 दिसंबर पाकिस्तान बाहर रिलीज करने का प्लान भी है, बाहर भी हो रही है, इंशाल्लाह प्लान है, लेकिन पहले हम रिस्पांस देखना चाहते हैं। अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अगर हमारे व्यूअर्स ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया तो डेफिनेटली हमारा भी दिल बड़ा होगा, फिर हम इसको बाहर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अरीज, थैंक यू हुमायूं, थैंक यू तैमूर। साथ मौजूद धाई चाल 8 दिसंबर को हो रही है रिलीज। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। जब किसी की ज़िंदगी में तारीकी हो और उसमें आप रोशनी की किरण बन जाएं, ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक पैगाम हम आज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी अहम ये बात है कि आप अपने आसपास अपने प्यारों पर, अपने कोलीग्स पर, अपनी फैमिली पर, अपने जितने कनेक्टेड लोग हैं उन पर इस तरह से एक निगाह ज़रूर रखें कि कहीं वो ज़िंदगी से मायूस तो नहीं हो रहा, कहीं खुदा न खास्ता सुसाइडल थॉट तो नहीं आ रहा उसको। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर सुसाइडल थॉट आया, तवातुर से आया, किसी ने उसका हाथ न थामा और उसने अपनी ज़िंदगी का खुदा न खास्ता ख़ात्मा कर लिया, तो फिर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन बचती नहीं है। तो आज का हमारा ये मौजू इसी से जुड़ा है कि हमें किस कदर ज़रूरत है अपने आसपास पर इस तरह नज़र रखने की। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपको कभी ऐसा कोई थॉट आया है, आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर मसूद आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और हम ज़रूर चाहेंगे कि लोग शेयर भी करें अगर वो ऐसी किसी थॉट से गुजरे हैं और कैसे उन्होंने ओवरकम किया या ओवरकम अगर करना चाहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है और आपको लगता है कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, कि कोई आपकी ज़ाहिर छोटे से सेगमेंट में बहुत ज़्यादा तो आपके लिए नहीं कर सकेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, जितना हमसे हो सके हम ज़रूर करेंगे। तो बिला झिझक आप कॉल करें, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सुसाइडल थॉट, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है किसी के डिप्रेशन की, जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है? ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जी, सुसाइडल थॉट, इसको हम टेक्निकली सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। ये एक आपकी अपनी ज़ात से, अपने अंदर जो एक स्ट्रगल है, जो एक कशमकश है, उससे शिकस्त मान लेने का नाम है। अब ये किस डिप्रेशन के नतीजे में हो या कोई सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स जो हालात की सख्ती या हालात का मुकाबला ना कर पाना, उस कैफियत के ज़ेरे असर हो, ये सुसाइडल आइडिएशन तो किसी भी स्टेज पर एक्सपीरियंस हो सकती है। लास्ट स्टेज नहीं होती, लास्ट स्टेज नहीं है, आइडिएशन लास्ट स्टेज नहीं है। अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड जो है वो एक इंडिकेटर होता है। लास्ट स्टेज तो हम उसको भी नहीं कहेंगे, इट इज़ एन इंडिकेटर। देखिए, अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है। सक्सेसफुल अटेम्प्ट इरिवर्सिबल सिनेरियो लेकर आएगी, लेकिन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एक वेकअप कॉल होती है केयर गिवर्स के लिए भी, उस फर्द के अपने लिए भी जो इस तकलीफ से गुजर रहा होता है। अब मैं ज़रूर चाहूँगा सर कि आप ज़रा समझाएं कि ये कैसे मालूम होता है किसी को देखकर, उससे बात कर कर, या उसके रवैये से अगर वो शेयर नहीं कर रहा कि उसे सुसाइडल थॉट्स आए हैं, आप कैसे जज कर पाते हैं, साइकोलॉजिस्ट अगर आप नहीं है तो, कि यार कोई मसला है, सुसाइडल थॉट हो सकता है इसको आई हो, लेट्स टॉक अबाउट इट? जी,
इसमें ना थोड़ा सा इस सवाल के जवाब में ना जो पर्सपेक्टिव है, जो तनाजुर है, मैं उसको थोड़ा सा वसी करना चाहूँगा कि मजमूई तौर पर हमारे मुआशरे में मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जो जहनी और नफ्सियाती अमराज हैं, उनको तस्लीम करना, उन पर बात करना वैसे ही शर्मिंदगी, कमज़ोरी और नदामत का बायस समझा जाता है। तो उस पर जनरली बात नहीं होती। देखिए, सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल अटैम्प्ट, सुसाइडल थॉट्स एक स्ट्रगल के किसी मरहले का शाखसाना है, लेकिन ये स्ट्रगल तो बहुत पहले शुरू हुई। उस पर वो फर्द शायद खुद बात ना करे, या अगर वो खुद बात करे भी तो अक्सर औकात फैमिलीज़, केयर गिवर्स, लव्ड वंस उसको हश हश करना चाहते हैं। दे ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट। वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को लेकर जाना, उसमें उनको बड़ी मुश्किल महसूस होती है। जी बिल्कुल, इतनी अवेयरनेस के बाद भी जब हम, जी बिल्कुल, हम इस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म पे नेशनल टीवी बैठ के हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैं बहुत वसूख से ये बात कह रहा हूँ, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इसका ताल्लुक कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी नहीं है। हमारे लोअर जो स्टेट ऑफ सोसाइटी हैं उससे लेके अपर मोस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी। अच्छा, हमने बहुत से सक्सेसफुल लोगों को, वो चाहे किसी बहुत अच्छे इदारे में हों, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हों, जिन्होंने बज़ाहिर हमें लगता है कि बहुत कामयाब हैं, उनको भी सुसाइड करते हैं। जी एग्जैक्टली। कामयाबी, देखिए कामयाबी का तस्वुर क्या है। अगर कोई मर्तबा पा लेना, कोई दौलत का एक ख़ास हिस्सा पा लेना और बहुत अच्छी गाड़ी चला लेना, बहुत अच्छे घर पे रहना, अगर ये कामयाबी का तस्वुर हो और कामयाबी के इस हुसूल के बाद ज़िंदगी से आपकी मोहब्बत हमेशा कायम रहे, तो ऐसा हमें देखने में तो नहीं आया। हमारे सामने जो सुसाइड कमिट किया उसमें कामयाब अदाकारों से लेकर, अफसरों से लेकर, कामयाब कारोबारी हजरात से लेकर, यूनिकॉर्न ओनर्स तक, यंग एंटरप्रेन्योर्स, you name it, and even including psychiatrists and psychologists, mental health professionals did commit suicide. Yes, right? So it is just like a cardiologist can have a cardiac arrest, right? A urologist can have a renal failure. दो उसको जरा मोहतात रहने में आसानी होगी, लेकिन बहरहाल ये चीज़ कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है। जाहिर है एक शख्स है, अगर वो इतने तकलीफ दे एक अमल से गुजर रहा है, अब इर्द गिर्द के लोगों की जिम्मेदारी भी आ जाती है। लेकिन लोग हमेशा, अगर कोई ऐसा वाकया आ जाता है तो लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला उस शख्स के बारे में। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें रखने चाहिए मद्देनज़र कि हाँ, ये शख्स में ये चेंजेस आ रही हैं, अब हमें इससे बात करने की जरूरत है? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि लोग बड़े खुश भी होते हैं, हमें नहीं पता होता, वो कुछ शेयर नहीं कर रहे होते और अचानक हो जाता है। इसको हम फंक्शनल डिप्रेशन कहते हैं। देखें, सुसाइड अगर बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ शायद आसानी की खातिर नाजरीन के लिए, एक तो है रिएक्शनरी इनएक्टमेंट कि किसी रद्द अमल, कोई बहुत प्रेशर पड़ा लाइफ में, आप कहीं फंस गए, आप कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई इस तरह की सुसाइडल आइडिएशन नहीं थी, लेकिन आपने कहा कि इस शर्मिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और ये केसेस ये केसेस हैं। अच्छा, लेकिन अब एक अहम बात यह है कि इन केसेस की तादाद कम है। ज्यादातर जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रगल, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, उसके वो मुंतज होती है, उसका नतीजा निकलता है सुसाइड में। डिप्रेशन दो तरह का, एक सिम्टोमेटिक डिप्रेशन कह लीजिए, एक एसिम्टोमेटिक, एक जिसकी अलामात जाहिर हो जाती हैं, दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, विड्रॉल हो जाएगा, लोग वो शख्स अलग थलग रहने लगेगा, बात करना नहीं चाहेगा। एग्जैक्टली, ये सिम्टोमेटिक है। और एक दो मैंने कुछ ऐसे केसेस हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के इदारों में जब मैं जाता हूँ तो पता चला कि साहब ने कहा जी कि हमारे वो कुलीग तो रात को हमने बैठ के खाना खाया, वी हैड अ गुड लाफ एंड ही वेंट बैक टू हिज क्वार्टर्स एंड ही शॉट हिमसेल्फ डेड। सो ये फंक्शनल डिप्रेशन हो सकता है कि जिसमें आपको जो करीब रहने वाले लोग हैं उनको पता ना चले। तो लेकिन इस फंक्शनल डिप्रेशन की भी जो इंसिडेंस है वो कम है। बहरहाल करीबी रहने वाले अफराद अगर ये देखें कि उनका लव्ड वन, उनका कोई भाई, बेटा, बेटी, शौहर, बीवी, और मर्दों में सुसाइड की ज़रा शरह ज़्यादा है पाकिस्तान में, ये भी मैं बताना चाहूँगा। दुनिया में भी सुसाइड मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और दूसरी दिलचस्प बात यह कि फीमेल्स में ग्लोबली डिप्रेशन ज़्यादा है लेकिन सुसाइड कम है। मर्दों में डिप्रेशन बनिस्बत, इसका मतलब मर्दों की बर्दाश्त कम है। अपरेंटली सो जी, इसको हम साइंटिफिकली ज़रा और देखने पड़ेंगे इसके और क्या मुहर्रिकात हैं, लेकिन उसमें इब्तदाई अलामात फैमिली के सामने होती है। फैमिली को ये चाहिए
कि उसकी बर वक्त तशखीस के लिए किसी मुस्तनद माहिर नफ्सियात से रब्ता करे, किसी झाड़ फूंक में या किसी अताई के हत्थे चढ़ने, या इवन हमारे जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से एंटी डिप्रेसेंट्स पे उसको डालने की बजाय काउंसलिंग, थेरेपी, लाइफ कोचिंग, रिहेबिलिटेशन इन उसकी जिंदगी बचाने के लिए बड़ा अहम स्टेप होता है। डॉक्टर साहब, आपने कितने ऐसे केसेस देखे डिप्रेशन, एंजाइटी के, स्ट्रेस के, या जिसको सुसाइडल थॉट्स आते हों कि रीज़न उसका बहुत अपना, बहुत प्यारा, बहुत करीबी शख्स हो और उस शख्स को पता ही ना हो कि वो रीज़न है? देखिए, डिप्रेशन जो है वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के नतीजे में होता है। एक तो मैंने जैसे कहा रिएक्शनरी डिप्रेशन है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, अब्यूसिव रिलेशनशिप में कोई शख्स है और वो डिप्रेशन में जा रहा है और वो कहते हैं ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं जिंदा ही ना रहूं। ये इनकी शरह बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बेसिकली रिलेशनशिप थेरेपी में या रिलेशनशिप इश्यूज में काउंसलिंग हो जाती है। मैंने जो डिप्रेशन की इंसिडेंट्स देखी है, डिप्रेशन के हामिल जो अफराद देखे, उसमें जैसे आपने कहा वो बहुत कामयाब लोग हैं, वो तालीम याफ्ता भी हैं, उनकी ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई कमी नहीं है। हाँ, जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर आप आधा गिलास खाली देखना शुरू कर देते हैं। कमी कुछ नहीं है, जब चीज़ें बेहतर हैं, जब बहुत से लाखों करोड़ लोगों से बेहतर रह रहे हैं, पढ़े लिखे भी, आपने खुद कहा कि इसके कोई ताल्लुक किसी पढ़े लिखे या अनपढ़ से नहीं है, सोशल इकोनॉमिक क्लास से नहीं है, फिर क्यों? इट इज़ ए मेंटल इलनेस। शोएब से समझिए, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत कॉन्शियस हूँ, लेकिन क्या मैं पिछले 1 साल में बीमार पड़ा 4-6 मरतबा शायद। अगर मैं बहुत मोहतात भी हूँ, ये बीमारी, डिप्रेशन की ये बीमारी, जैसे मैंने कहा, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस के नतीजे में है। हमारी बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां कोई आदत या कमजोरी नहीं है। ये ज़हन में रखिए। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस से मुराद ये है कि वो आपकी डाइट से भी जुड़ सकती है, डाइट से हो सकता है, 50% जेनेटिकली इंडोव्ड होती है। जी बिल्कुल। डिप्रेशन और कई मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक फिजिकल मेडिकल हेल्थ इश्यूज ये जेनेटिकली इंडोव्ड होते हैं, तकरीबन 50%। लेकिन अगर हो गया, अगर मुझे पता हो कि मेरे वालिद को, वालदा को, दादा को, दादी या किसी भी डायगनली भी किसी अंकल या आंट को ये है, तो जैसी रियलाइजेशन हुई तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपनी जहनी सेहत का कैसे ख्याल रखना। आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल। आई हैव गॉट अ फैटी लिवर। Actually, I inherited it from my father. Right now, after knowing it कि मेरा फैटी लीवर है और ज़्यादा ये बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगा, अब अपने BMI को मैनेज करना, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना और इसके इम्पैक्ट्स को डिले करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखना पहली जिम्मेदारी खुद होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कुछ हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा, आपके पास तो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, शोएब की, मेरी, हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। एक डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसको डील किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि अमूमन हम उसको पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये बात कर रहे होते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, उसको देखो, उसके साथ ये हुआ और उसने इस चीज़ को ऐसे डील किया। अब ये कैसे उस शख्स के ऊपर मज़ीद इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ का? क्या वाकई वो शख्स पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देता है? मतलब अगर मेरे सर्कल में कोई ऐसा शख्स है, मुझे उसको कैसे डील करना चाहिए? और अगर नहीं डील करना आता तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होता है? आपको लास्ट टाइम किसी भी किस्म का बॉडी एक हुआ हो, कोई स्टमक एक हुआ हो, टूथ एक हुआ हो, बैक एक हुआ हो और आपके साथ कोई कहे कि यार बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारी कमर में दर्द है, लेकिन देखो बर्दाश्त करो, इसको पॉजिटिवली लो, क्योंकि मुझे भी पिछले साल हुआ था, बहुत शदीद हो, इस वक्त पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को हो रहा होगा, लेकिन देखो थिंक पॉजिटिव एंड गेट आउट ऑफ इट। नो, यू विल टेक हिम टू फिजियोथेरेपिस्ट, यू विल टेक हिम ऑन सम मेडिसिनल रिजीम। तो बहुत अच्छी बात है अपनी हमदर्दी का इजहार करना, लेकिन एक तो ये सिंपैथी ना हो, ये एम्पैथी हो। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि महज एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी या सिंपैथी के नतीजे में आप किसी मेंटली चैलेंज्ड फर्द की मदद नहीं कर सकते। दूसरे, मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टिग्मा से निकलते हुए, इस आर और नदामत और शर्म के एहसास से निकलते हुए उसको आमादा करें कि वो किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ही इज द राइट पर्सन जिसने उसकी सिचुएशन को हैंडल करना है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। फाखरा, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर, मैं ये कहती हूँ कि मुझे ना अजीब से वसवसे आते हैं और मैं डर लगता, मुझे घबराहट होने लग जाती है, अजीब सी चीजें जहन में आने लग जाती हैं, मरने की, इस तरह की बातें जहन में आती हैं। तो ये मुझे काफी पुराना मसला है।
डर लगता है, खौफ आता है, वसवसे आते हैं, बहुत पुराना मसला उनके साथ ये। अब जैसे अर्ज़ किया मैंने कि इस पुराने मसले की इब्तदा कहाँ से हुई, हमने वहाँ से देखना होगा। और माहिरीन नफ्सियात ख़ास तौर पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी हिस्ट्री टेकिंग तो प्री नेटल फेज से शुरू होती है, जब व्हेन शी वाज कंसीव्ड बाय हर मॉम। हमने वो देखना है, हमने चाइल्डहुड की हिस्ट्री देखनी है, ये वाली जो उनकी कैफियत है या जेनेटिकली इंडोव्ड है, क्या इनकी फैमिली में भी किसी और को ये एक्सपीरियंस होता था, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एंडोक्राइनल न्यूरोट्रांसमिटरल डिसफंक्शन है, इसको हम मेडिसिनली भी ट्रीट करेंगे। और जब ये थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए आएंगी तो हमें थोड़ी सी और डिटेल चाहिए होगी कि किन किन मौक़ों पर इनको ये तशवीश की कैफियत, ये खौफ की कैफियत किस हिस्से में। हाँ, जो मोटी चीज़ें जो इनके लिए और बाकी नाजरीन के लिए ज़रूरी होगी कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का ख्याल रखिए, अपनी नींद भरपूर 8 घंटे की नींद को अपनी तरजीह बनाइए, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिए, एक्टिव वाइटैलिटी होनी चाहिए आपका, कम से कम 1 घंटा आपकी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के अंदर आपने मुख्तस करना है। और इसके नतीजे में जो आपके फिजिकल केमिकल बैलेंसेस इंश्योर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे सुसाइडल थॉट्स की, और इसीलिए बहुत अहम है कि अगर आपको कभी भी लगे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इस हद से बढ़ चुका कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे, टेक हेल्प। इट इज़ ईजी, इट इज़ अवेलेबल, डू टेक हेल्प। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपसे जुड़े उन रिश्तों के लिए जो आप पे डिपेंडेंट हैं। और इससे आप पागल बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। जो ये स्टिग्मा है और ये जितनी भी बातें चल रही होती हैं कि अच्छा हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, साइकेट्रिस्ट के पास, तो बस हम पागल ही हैं और कुछ भी नहीं है। निकल आए इन सारी चीज़ों से। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इनकरेज करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। वही वाली बात है कि बाद में सब लोग पछताते ना रह जाएं कि काश हम होते और हम इसको मैनेज कर सकते होते। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के एक शॉपिंग मॉल में गुज़श्ता दिनों आग लगने का खौफनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 11 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए थे। 40 से ज़ायद अफराद को फायर ब्रिगेड और इमदादी एहलकारों ने रेस्क्यू किया था। और रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नाम ऐसा भी सामने आया जिनका ताल्लुक किसी रेस्क्यू दायरे से नहीं बल्कि शॉपिंग मॉल में फंसे एक नौजवान सुबहान के वालिद आमिर का था। कैसे सुबहान की कॉल पर आमिर साहब पहुँचे और कैसे अपने बेटे समेत बहुत से लोगों को बचाया, आज उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस हादसे से मुताल्लिक, फिर बात करेंगे। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग प्लाजा में हफ्ते की सुबह लगने वाली आग में 11 जानें चली गईं। उस रोज इमारत में फंसे कई अफराद में कोरंगी का रिहायशी सुबहान भी था, जो कॉल सेंटर में ड्यूटी पर मौजूद था। आग लगने का इल्म हुआ तो सुबहान ने फौरन फोन पर अपने वालिद को इत्तला दी। आमिर फौरी अपने बेटे की मदद को वहां पहुंच गया। आमिर का कहना है कि कई मुश्किल मराहिल तय करते हुए उस फ्लोर तक पहुंचा जहां बेटा और दफ्तर के दीगर अफराद फंसे हुए थे। अब्दुल सुबहान कहते हैं कि आग लगने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक लिफ्ट बंद थी जबकि सीढ़ियों पर धुआं ही धुआं था। साथ मौजूद अफराद की हालत भी बिगड़ रही थी। खौफ का आलम था, मगर वालिद बर वक्त वहाँ पहुँच गए और यूं लगा जैसे जिंदगी मिल गई। जहाँ स्टेयर्स और एक लिफ्ट थी जो रात में ऑन होती है वो बंद थी। थोड़ी देर 15-20 मिनट हम लोग रुके हैं तो लाइट भी चले गई, धुआं बढ़ने लगा। उस वक्त तो जहन में तो यही आ रहा था कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा अभी तक। वालिद साहब जब सामने आए तो एक तो अलग ही खुशी थी, एक नई जिंदगी मिलने वाली बात थी। सीढ़ियों से जब हम लोग पहुंचे, हमारे को सांस आना मिली, हमारे को नजर आना शुरू हुआ, तो उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे गए। अपने बेटे समेत कई जिंदगियां बचाने वाले आमिर मुख्तलिफ टेक्निकल कामों में माहिर हैं। उन्होंने मुश्किल की घड़ी में ये साबित कर दिखाया कि हिम्मत, हौसला और कुछ मालूमात हो तो बज़ाहिर दुश्वार नजर आने वाला काम मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़, कराची। आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर, किस तरह से आपको कॉल रिसीव हुई, आपने वहां पर क्या देखा और किस तरह से बाकी लोगों की भी जान बचाई? मेरे को कॉल रिसीव होती है बेटे की फर्दर नमाज के बाद, और मैं जैसे ही अपने जिस तरह भी अपनी तरह सहूलत हुई और अपना तेज़ जितना काम कर सकता था मैं उतनी स्पीड में मैं अपने उस बच्चे के पास पहुंचा। और जैसे मैं पहुंचा हूं बिल्डिंग के करीब, रेस्क्यू के टीम से मेरी जो बातचीत हुई उनको कुछ आइडियाज़ था कि कहाँ से इन्होंने था, कुछ इल्म नहीं था। जब मैं लाइनअप था बच्चे से अपने, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको काफ़ी हद तक मैं इनके साथ मदद करके ऊपर जा सकता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि आप कितने माहिर हैं, क्या कर सकते हैं, ये लिफ्ट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ और मुझे कुछ टाइम लगेगा और मैं ऊपर इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो बोलने लगे आप रब्ता करें पहले बच्चे से और बच्चे को जो है बात करें और उनसे लोकेशन गाइड करके मुझे हमें बताएं। तो वो चीज़ मैंने सब चीज़ें करी और उसके बाद ऊपर जाने के बाद उन्होंने लिफ्ट का कहा ऑपरेटिंग हमें नहीं आती है। मैंने कहा लिफ्ट की ऑपरेटिंग मेरे को आती है और बेहतर कर सकता हूँ मैं, मेरे को सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। उन्होंने कहा ठीक है आप वेलकम, आप ऊपर जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और मुझे जो लगा मैंने बेहतर करा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और अपने बच्चे को बात करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और मैंने उसको तसल्ली दे के यही अर्ज़ करा कि बस 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह मैं ऊपर आपके पास पहुंच जाऊंगा। अभी नीचे ही खड़ा हूं बिल्डिंग के और रेस्क्यू टीम भी मेरे साथ मौजूद है और फर्दर मैं कोई 15 से 20 मिनट के अंदर ऊपर अपने बच्चे के पास पहुँच गया, लिफ्ट ओपन करके कट और आमिर हम ज़रूर जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है एक ऐसा वक्त था ये जब बेटे की कॉल के बाद एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका वहाँ जाना, रेस्क्यू के लोगों से बात करना, ऊपर जाना, तो मैं ज़रूर चाहूँगा जिस वक्त आप ऊपर पहुँच गए और बेटा सामने आया, ज़ाहिर है पहले का बहुत वक्त गुजर चुका था, वो क्या मोमेंट्स थे? बिल्कुल वो सर वो मोमेंट्स तो मैं बयान नहीं कर सकता। वो ऐसे मोमेंट्स थे कि बस ऐसा था कि एक आंसू निकल रहे थे और कुछ भी मैं इससे बात करने के मुमकिन में नहीं था कि बस अपने बच्चे को इसकी माँ से बात कराऊँ। और मज़ीद मेरा जो बेटा बाहर खड़ा था उसके इंतज़ार में कि वो कब नीचे उतरेगा। तो और काफ़ी लोग भी थे ऐसे जिनके बच्चे ऊपर फंसे हुए थे और उनको मैं क्यों बनाकर नीचे लेकर आया हूँ। और ये डर नहीं था आमिर कि कहीं खुद भी फंस ना जाए उस आग में? सर उस चीज़ का खौफ आया ही नहीं, क्योंकि जब मेरे अपनी औलाद के लिए गया था और दूसरी चीज़ें में काम कर रहा था, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं किस समंदर में कूद रहा हूँ और कैसे काम करना है मुझे। और मुझे सिर्फ गाइडेंस थी कि मैं अपने बच्चे को निकालना है और इस टाइम में निकालना है, क्योंकि उसने जो मुझे टाइम पीरियड दिया था 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है मेरे पास और मैं ये सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग बेहोश हो चुके हैं और मेरे दोस्त भी फंसे हुए हैं, बाकी स्टाफ भी है, पर मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि 20 से 25 लोग मौजूद होंगे। और मैंने जैसा बेस्ट समझा अपना रेस्क्यू टीम के साथ, और मेरे साथ रेस्क्यू टीम का एक मेंबर भी था सलीम, जो मेरे साथ हम बिल्कुल हेल्प करा रहा था मेरे कहने पर। और मैं जिस तरह रेस्क्यू करके नीचे उनको लेकर आया हूँ बाहर। हिम्मत, हौसला और जाहिर है ये बेटे की मोहब्बत, बाप बेटे का, जी ज़ाहिर है बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा है कि औलाद के लिए आपको समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं और आप बस कूद पड़े, लेकिन आपके पास जाहिर है वो महारत भी थी जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने आपका साथ भी दिया। उस महारत के साथ, उस स्किल के साथ आप आगे बढ़े और आपने ना कि अपने बेटे की जान बचाई बल्कि बहुत सारे और लोगों की भी वहाँ पर जान बचाई। बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ मौजूद थे आप। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।